नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी। स्वागत है आपका हमारे उजाला दी बोनस पर और आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो। नवरात्र से लेकर दिवाली तक का समय हर भारतीय परिवार के लिए खरीदारी का मौसम होता है, लेकिन आज सवाल बड़ा है, क्या घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग से ज्यादा बचत होती है या ऑफलाइन स्टोर में जाकर खरीदारी करना सही है? Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स दिग्गज जहां भारी डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई और कैशबैक ऑफर दे रहे हैं, वहीं वेस्टसाइड, ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स जैसे ऑफलाइन स्टोर भी उतने ही अट्रैक्टिव ऑफर पेश कर रहे हैं। तो क्या ऑफर की चमक में हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? जानते हैं पासबुक द सेविंग शो में। तो आज के शो में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसको आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बातचीत होने वाली है वो होने वाली है ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, कहाँ ज्यादा फायदा एज ए कस्टमर आपको मिल सकता है। साथ ही त्योहारों में कैसे बने स्मार्ट शॉपर, किस तरीके से अपना फायदा ज्यादा निकालें और नुकसान कम करें। ओवर स्पेंडिंग और फिजूल खर्ची से किस तरीके से बच सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ईएमआई, बीएनपीएल और कैशबैक का ज्यादा फायदा कहां आपको मिल सकता है। आइए शो शुरू करें, चर्चा गेस्ट के साथ शुरू करें। उससे पहले देखते हैं त्योहारों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के खर्च की एक तुलना और जानिए कहां ज्यादा बचत है और कहां ज्यादा खर्चे हैं। दिल्ली के गौरव ने नवरात्र के पहले दिन ई कॉमर्स कंपनी से मोबाइल खरीदा। उन्हें 15% का डिस्काउंट मिला। वहीं 10% बैंक कैशबैक और नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा भी गौरव ने उठाया। वहीं उनकी फ्रेंड श्वेता ने वही मोबाइल एक ऑफलाइन स्टोर से खरीदा। उन्हें कैशबैक तो मिला, लेकिन डिस्काउंट 12% ही मिला। लेकिन श्वेता को फ्री ईयरबड और स्मार्ट वॉच भी मिली। साथ ही 2 साल का फ्री सर्विस पैकेज भी मिला। गौरव को भले ही ज्यादा डिस्काउंट मिला हो, लेकिन श्वेता को लंबी अवधि का लाभ मिला है। आखिर फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा है या ऑफलाइन में? तो देखिए, श्वेता की तरह किस तरीके से आप भी स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं, इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट विरल भट्ट, जो बताएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ शॉपिंग करने में ज्यादा समझदारी है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया दिव्या, शो में बुलाने के लिए। सर, नवरात्र चल रहे हैं। सबसे पहले तो नवरात्र की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपको, और आज जो है बातचीत भी त्योहारी सीजन पर ही होने वाली है। यस, नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को और आपको भी दिव्या। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि त्योहारों पर शॉपिंग का जोश जो है सबसे ज़्यादा होता है। किसी में भी देखें, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहा है, कोई कपड़े की खरीदारी कर रहा है, कोई स्मार्टफोन खरीद रहा है, कुछ ना कुछ लोग खरीदारी करते हैं। लेकिन सर, सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन डिस्काउंट सच में जो है बचत दिलाते हैं या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक होती है? देखिए, मैं ऐसा कहता हूं दिव्या कि डेफिनेटली अगर हम देखें, प्राइस को देखें तो बचत दिलाती है, बट मुझे लगता है बचत से ज्यादा वो कन्वीनियंस दिलाती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम आज हमारा वर्ल्ड इतना बिजी हो चुका है कि हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं स्टोर पे जाऊं, शॉप में जाऊं और फिर कुछ खरीदूं। उससे अच्छा अगर मुझे कन्वीनियंस मिलती है और मुझे लगता है कि प्राइस में भी मुझे कंफर्ट मिलता है। हालांकि अगर देखें तो जो एमआरपी दिखती है और वो एमआरपी को थोड़ा सा बढ़ाकर, यानी और उसके ऊपर फिर वो बढ़ा के डिस्काउंट देती है और फिर वो प्राइस देते हैं ऑनलाइन स्टोर्स। कई बार ऐसा होते हुए दिखा है, क्योंकि वही चीज को अगर हम जाके स्टोर में कंपेयर करते हैं तो शायद से जो प्राइस रहती है वो कम रहती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टोर्स में जो भी चीजें मिलती है, कहीं ना कहीं अगर वो मुझे सच में उसकी जरूरत नहीं है और उसको मैं थोड़ा डिले कर सकता हूं और चाहे तो मैं जाके स्टोर से ले सकता हूं, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर कन्वीनियंस ही देती है। प्राइस का जो कंफर्ट है, प्राइस की जो बेनिफिट है, वो मुझे लगता है ऑफलाइन स्टोर में ज्यादा है। ऑफलाइन स्टोर में ज्यादा है। सर, यही मेरा अगला सवाल भी था कि ऑफलाइन स्टोर जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया या फिर विजय सेल्स, बड़ा नाम है, ये हो गया। सर, इसके अलावा ब्रांड स्टोर्स ने भी अब जो है भारी डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। सर, क्या ये ऑफर जो है ई कॉमर्स दिग्गजों के बराबर है? देखिए, ई कॉमर्स के जब तक अगर हम बात करें ना दिव्या, तो वो जो भी चीजें लेते हैं अपने पास, वो बहुत ही बड़े वॉल्यूम में लेते हैं। और ऑफलाइन स्टोर में अगर देखें तो हमको सर्विस मिलती है
और तुरंत हम प्रोडक्ट को उसका फील ले सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं और उसको देखने और परखने के बाद ही हम उसको लेते हैं। तो देखिए, मैं अगर वैसे कंपेयर करूं तो सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। पर हाँ, ऑफलाइन स्टोर में आपको बहुत बार और जैसे आपने कहा कि भाई जैसे ब्रांड स्टोर्स हैं, तो ब्रांड स्टोर्स बहुत बार ऐसा करते हैं कि बहुत ही बल्क में चीजें नहीं लेते हैं, पर लिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट्स को रखते हैं और उसमें वो डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। और सामने अगर देखें तो ई कॉमर्स वाले बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर वो बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, इसके लिए वो ज्यादा डिस्काउंट दे पाते हैं बहुत बार अपने ग्राहकों को। ठीक है सर, तो इसका मतलब अगर आप लोग खरीदारी करने जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन जैसा कि सर ने बोला आपके लिए थोड़ा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरी तरीके से कि क्या आपको वाकई में से ख़रीदना है, क्या इसमें वो तमाम फीचर्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए आप सर्च कर रहे थे। सर इसके अलावा कस्टमर्स जो है नो कॉस्ट ईएमआई से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो हम सालों से देखते आ रहे हैं जहाँ भी किसी आउटलेट ने बोला कि हाँ आप ये चीज़ ले लीजिए, सपोज वॉशिंग मशीन ले लीजिए नो कॉस्ट ईएमआई पर, वहाँ कस्टमर जो है तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। सर लेकिन क्या वाकई इसमें कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं होता है, या फिर ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रैप कह लीजिए इसको ये है? देखिए, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है कभी भी दिव्या, ये हमको पता है। हम जो फाइनेंस वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी चीज वैसे फ्री में आती नहीं है। हालांकि उसको ऐसे उसकी ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग ऐसे की जाती है जिससे हमको लगता है कि नहीं ये वाकई में वैसे कहे तो नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई मुझे चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगी। देखिए, जो प्राइस होती है ना फाइनली दिव्या, वो प्राइस में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं बैंक्स के साथ टाइप होता है उनका, स्पेशली ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वहां पे भी आपको जो चार्जेस होते हैं वो बैंक कोई कई बार बेयर करती है और कई बार ग्राहकों को भी बेयर करना पड़ता है, बट उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना वो उतनी नहीं रहती है। हालांकि कहने के लिए और बोलने के लिए तो डेफिनेटली वो नो कॉस्ट ईएमआई होते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई जो चार्जेस होती है चाहे तो वो प्राइस में जोड़ देते हैं, प्राइस में डाल देते हैं, और या तो कोई एक मिनिमम उनको एक परसेंटेज प्रोसेसिंग फी का देना रहता है, चार्ज देना पड़ता है, और वो सब करने के बाद फिर वो डिस्काउंट का चीजें वो बताते हैं कि भाई इसके ऊपर आप अगर इतना लोगे या इतने क्वांटिटी में लोगे तो आपको इतना परसेंटेज डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है सर। क्योंकि आज की जो चर्चा है, हमारा जो व्यूअर है उसको एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाने को लेकर ही है सर। जैसा कि आपने बोला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं जो या तो ब्रांड है वो बेयर कर रहा है या फिर वो आप बेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको सीधे तरीके से बताया नहीं गया है। सर जब ये नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर आता है तो क्या एक बार कस्टमर को सामने से ये डिमांड कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि क्या मतलब मुझे एक बार समझाइए किस तरीके से ये जो ईएमआई है नो कॉस्ट ईएमआई है, क्यों मुझे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? डेफिनेटली, यानी ये एक हम ऐसा कहते हैं ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है, लेट द बायर बीवेयर, राइट। बायर जो होता है उसको हमेशा बीवेयर रहना रहता है। कोई भी चीज वो लेने जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। देखिए, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ग्राहक कहते हैं कि ऑनलाइन मैं खरीद रहा हूं तो मैं किससे बात करूं। ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे उनके टोल फ्री नंबर दिए हुए रहते हैं। आज के वर्ल्ड में तो काफी चैटबॉट और काफी ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीजों को पता कर सकते हैं। तो बात यही है कि अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली अगर कोई हिडन चार्जेस है या कोई प्रोसेसिंग फीस है या उसको कौन बेयर कर रहा है, वो एक आप ट्रांसपेरेंसी से उनसे पूछ सकते हैं, और उनका दायित्व बनता है कि वो सारी चीजों को कम्युनिकेट करे, कन्वे करे, और वो कम्युनिकेट और कन्वे करने के बाद अगर आप संतुष्ट हो फिर ही वो प्रोडक्ट को आप लीजिए। ठीक है सर। ये तो सर नो कॉस्ट ईएमआई की बात हो गई। सर एक और चीज़ बड़ी ट्रेंड में है, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। सर ये क्या वाकई में ग्राहकों के लिए एक स्मार्ट तरीका है खरीदारी का, या फिर ये धीरे धीरे जो है कर्ज की आदत डालता रहता है कंज्यूमर को कि हाँ अभी खरीद लिया बाद में पे कर देंगे, लेकिन वो एक कर्ज जो है आपके ऊपर जुड़ता जा रहा है? मैं तो कहता हूँ बहुत ही डेंजरस चीज है दिव्या। पहले तो क्या हो रहा है आज के दिन में, जितने भी बड़े सेल आ रहे हैं, ग्रेट मेगा सेल या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या बचत उत्सव या जो भी आप कहो, ये वैसे बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये अच्छी बात नहीं है। बट अच्छी बात किसके लिए नहीं है?
अगर मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है, मुझे कोई चीजें लेनी ही नहीं है, और फिर भी ऐसे चीजों की वजह से मैं वहां पे चला जाता हूँ या सोचता हूँ और ले लेता हूँ, यानी जो चीज की जरूरत नहीं है वो मैं चीज को लेता हूं, तो मेरा बजट हिल जाता है, मेरे एक्सपेंसेस हिल जाते हैं। और मुझे जिस पे फोकस करना है, शायद से मान के चलो, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को इन्वेस्टमेंट से फोकस करना है, बट वो इन्वेस्टमेंट के फोकस ना करके आप वो चीजों को ले लेते हो, और जो आपका बजट होता है, जो आपकी सेविंग्स होती है, उसका खेल बिगड़ जाता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप चीजों को मत लो, आप डेफिनेटली उत्सव कोई आया है, कोई कोई फेस्टिवल आया है तो आप मनाओ उसको, पर वो वक्त पर आपको जो चीज ले रही है उसमें सही जरूरत उसकी कितनी है। और ये जो बाय नाउ पे लेटर है, ये यही चीज करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा पुश करता है वो चीज लेने के लिए, कि भाई पहले आप यहाँ भी पैसा दे दो और बाद में आप पैसा जब भी आपको समझे, या तो आप किस्तों में उसको पैसा दे दो, पर कहीं ना कहीं इसमें आपको एडिशनल चार्जेस तो नहीं देने पड़ रहे हैं। जो प्राइस में आपको अभी आप ले रहे हो और जो प्राइस में वो मिल रहा है, और जो चीज को आप बाद में लोगे, बाय नाउ पे लेटर करके चीज को तो ले लोगे, पर पे लेटर करोगे तो उसमें कोई ऐसे पैसे तो नहीं जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं जुड़े हुए हैं, जहां पे आपको ज्यादा पैसों में वो चीज को लेने की जरूरत पड़ रही है। पहले तो क्या हो रहा है, आपको वो चीज की जरूरत नहीं है, वो आप चीज ले रहे हो, वो गलत है, और फिर आप वो चीज ले रहे हो और वो बाय नाउ पे लेटर करके ले रहे हो, तो नुकसान दोनों साइड से है। नुकसान दोनों साइड से है। ठीक है सर, आगे चर्चा करें उससे पहले बाकी दर्शकों को बता दें कि वो किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखिए तरीका बहुत आसान है, शो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9354027995, इस नंबर पर PASS पास लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें, ताकि पासबुक द सेविंग शो के लिए आपका सवाल हमें डायरेक्टली मिल जाए और फिर अगले शो में वो सीधा हमारे एक्सपर्ट के पास जा सके और उनकी बेहतरीन राय आपको उस पर मिल सके। सर कई ऑफर में जो है कैशबैक भी मिलता है, लेकिन सर क्या वो तुरंत बैंक खाते में आता है? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं कि एकदम इंस्टेंटली वो कैशबैक नहीं आता है कंज्यूमर्स के अकाउंट में, इनफैक्ट वॉलेट में आ जाता है या फिर पॉइंट्स में आ जाता है, ऐप में पॉइंट्स के थ्रू दे दिया जाता है। सर क्या ये वाकई ग्राहकों के लिए फायदेमंद है? क्योंकि अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, सपोज मैंने एक ABC ऐप से कुछ प्रोडक्ट लिया, कैशबैक का उस पर ऑफर था, अब वो कैशबैक उस ऐप में आ गया है, लेकिन मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ के शेड्यूल में वो याद ही नहीं है कि मैंने वाकई में वहाँ से कुछ लिया भी था, उसके वॉलेट में भी एक कैशबैक के पॉइंट्स पड़े हुए हैं। सर ऐसे में क्या ये वाकई में बेनिफिशियल है? देखिए, ये जितने भी शॉपिंग के जो एप्स होते हैं, जो डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से आप ले सकते हैं, वो आपके आपके दिमाग से खेलते हैं। आप अगर उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, तो वो आप चीजों को कभी नहीं करोगे। पर हम जो है काफी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचते हैं, और वही चीजों का फायदा ये लोग ले लेते हैं। अभी आपने सही कहा दिव्या, कि बहुत बार चीजों में मुझे कोई पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स का मैं बाद में उठाता ही नहीं हूं, और वो पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो पॉइंट्स कुछ काम के नहीं रहे। सिमिलरली कैशबैक भी ऐसा होता है कि भाई कैशबैक तो कहने के लिए कैशबैक मिल गया, पर उसके लिए आपको ऐसा भी कहते हैं कि आप दूसरी बार परचेस करेंगे या तीसरी बार परचेस करेंगे तभी आपको उसको यूज कर पाएंगे, तो वो भी एक गलत चीज हो गई, तो उसका भी फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो चीज होती है, कैशबैक मिलना, वॉलेट में जाना या पॉइंट्स इकट्ठा करना, उसका सही तरीके से फायदा आपको कैसे मिल सकता है ना, उसका भी एक एनालिसिस करना चाहिए। एक्चुअली ये वैसे देखने जाए तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को पढ़ना होगा और फिर ही करना पड़ेगा। और हमारे दिमाग में क्या होता है, हमको अगर कोई चीज लेनी है तो हम ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा नहीं दिमाग लगाते, और मेरे दिमाग में तो पहले वही होता है कि वो चीज मेरे पास कैसे जितना जल्दी हो सके उतना है। पर हम आज के शो में यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट द बायर बीवेयर, यानी बायर को बहुत ही बीवेयर होके चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर ही उसका परचेज करना पड़ेगा। कैशबैक का फायदा उठाना, वॉलेट का फायदा उठाना, पॉइंट्स का फायदा उठाना कोई गलत नहीं है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस्तेमाल करना कैसे, और कैसे बेस्ट तरीके से मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं, उसका फायदा ले सकूं, ये सोचकर उसका फायदा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्राहक हैं, आप उस फीचर को यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, वो फीचर आपको यूज कर रहा है आपके बटुए से जो है पैसे निकालने के लिए। चलिए, ये तो ऑनलाइन की बात हो गई, ऑफलाइन पर भी आते हैं। ऑफलाइन स्टोर्स पे कुछ कम नहीं होते हैं, खासकर कि फेस्टिव सीजन की अगर बात की जाए। सर एक मेरे सीनियर हैं सचिन चतुर्वेदी सर, उनसे मेरी बात हो रही थी सर, वो भी इनफैक्ट ये बोल रहे थे कि इनफैक्ट जो डेली मार्ट्स होते हैं,
जहाँ पर रोज़ हम खरीदारी करने जाते हैं, जहाँ पर दूध, ब्रेड, ज़रूरत की चीज़ें हम लेने जाते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स, वहाँ पर भी ज़रूरत की चीज़ जो है, जो कंज्यूमर को सबसे पहले चाहिए, वो सबसे एंड में रखी होती है और सबसे आगे रखी होती है अट्रैक्टिव चीज़ें, जो आप ना चाहते हुए भी आपकी नज़र पड़ेगी जब तक आप अपनी उस ज़रूरत की चीज़ पर पहुंचेंगे, प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे, और आप उनमें से कुछ ना कुछ एक आधा प्रोडक्ट अगर बच्चे को साथ लेकर गए हैं तो वो बच्चा आपसे कह देगा कि हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। उसके बाद जो है आप जिस काम से गए थे, जिस प्रोडक्ट को लेने गए थे, उस तक आप पहुँचेंगे, उसके बाद आप वो लेंगे। सर, ऑफलाइन स्टोर्स में डिस्प्ले और सजावट इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ग्राहक ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। क्या ये खर्च बढ़ाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है, साइकोलॉजिकल खेल है ये? एब्सोल्युटली साइकोलॉजिकल खेल है। रिसर्च ने ये प्रूव भी किया है कि ये चीज ना कम से कम 25% तक अगर देखें ना तो ये साइकोलॉजिकल होता है। मैं स्टोर में जाता हूँ, चीजों को देखता हूँ, मैं लिस्ट बना के भी जाता हूँ। मेरा फोकस वही होता है कि मैं वो जो लिस्ट है वो लिस्ट को फॉलो करूं और वो चीजों को लेने जाऊं। पर जब मैं एंट्री लेता हूं, पहले तो उसका जो माहौल होता है वो माहौल ही इतना खूबसूरत होता है, इतना बढ़िया होता है कि मैंने जो सोचा हुआ रहता है वो साइड में रह जाता है और जो नहीं सोचा हुआ रहता है वो पहले आ जाता है और मैं इंपल्सिव बाइंग करने लगता हूं। और ये जो चीज होता है वो प्योरली मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है और उसके ट्रैप में मैं चला जाता हूं। मुझे चीज खरीदनी होती है 2 पर मैं लेके आता हूं 20। ये बहुत ही गलत चीज होती है। ऑफलाइन स्टोर इसका काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं। देखिए, वो भी एक एंड ऑफ द डे तो उनका बिजनेस ही कर रहे हैं। हमको यहाँ पे ये देखना है, हमको ये सोचना है कि मैं ये चीजों से कैसे अवॉइड करूं, कैसे मैं मेरी चीजों को प्रायोरिटाइज करूं और जो चीज मुझे लेनी है उसके ऊपर पहले फोकस करूं और फिर मेरे बजट में अगर कुछ पैसा बचता है, मेरी सेविंग्स हो रही है और जो चीज की मुझे जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि मैं उसको शायद से थोड़े टाइम के बाद यूज करूंगा, पर मुझे बचत हो रही है तो मैं वो चीजों को सोच सकता हूं, देख सकता हूं। पर पहले जो चीजों को लेना है, मुझे प्रायोरिटी में रखना है, उसको मैं फोकस करूंगा और फिर जो मेरे आउट ऑफ द सिलेबस अगर मैं कहूँ जो चीजें हैं उसको मैं फोकस करूंगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉलर्स के सवाल आए हैं ढेर सारे, उन्हें लेने की कोशिश करते हैं फटाफट से। सबसे पहले रति चड्डा भटिंडा से सवाल पूछ रही हैं, कह रहे हैं ऑनलाइन खरीद की ईएमआई के छिपे चार्ज कौन से होते हैं और किश्त ना भरने पर प्रोडक्ट्स वापस चले जाते हैं क्या? देखिए, ईएमआई में प्रोसेसिंग फी हो सकती है, जीएसटी ऐड हो सकता है। अगर आप कुछ लेट पेमेंट कर रहे हो तो लेट पेमेंट की पेनल्टी भी छिपी होती है। देखिए, प्रोडक्ट तो वापस नहीं जाता, बट आपके कुछ ना कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, या तो आपके सिविल का जो स्कोर है या तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा नेहा ने मुंबई से सवाल पूछा है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है। कह रही है ऑफलाइन स्टोर टीवी के साथ जो है एक्सटेंडेड वारंटी लेने पर भी जोर डाल रहा है, क्या ये लेना सही होगा? सर, ये बहुत बार देखा गया है, कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वारंटी लेने के लिए और लंबे समय की वारंटी के लिए भी प्रेशर बनाया जाता है स्टोर की तरफ से। सर, क्या ये सही होता है? देखिए दिव्या, क्या मैं है ना हमेशा लोगों को कहता हूँ, क्या होता है हमें ना डिजिटल जो चीजें हैं, सोशल मीडिया हो गया, जो हम गूगल पे जाकर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, उसका फायदा है ना मेरे हिसाब से लोग अच्छे से नहीं उठाते। मैं क्यों ना जब कोई भी चीज लेने जाता हूँ पहले उसको स्टडी कर लूं, उसके बारे में जान लूं, क्या मुझे सही में एक्सटेंडेड वारंटी की जरूरत है। अगर कोई वो प्रोडक्ट में तकलीफ ही नहीं आने वाली है और वो जो ब्रांड का मैं ले रहा हूँ वो काफी अच्छा ब्रांड है ऑलरेडी, तो मुझे एक्सटेंडेड वारंटी लेने की जरूरत क्या है, राइट? तो उसकी पहले पड़ताल जो है वो काफी अच्छे से मुझे करके फिर ही वो प्रोडक्ट के ऊपर लेने के लिए जाना है। अगर मैं कुछ चीजें को सोचता ही नहीं है, देखता ही नहीं हूँ और ऐसे ही फिर वो जो स्टोर वाले ने जो मुझे बेचने आया है वो जो भी बोल देगा उसको मैं मानकर मैं जो चीजों को लेने लगूंगा तो मेरे पैर पे ही मैं कुल्हाड़ी मारूंगा। इसी चीज से आप सभी को बचना है। संतोष राय के सवाल पर चलते हैं, वाराणसी से पूछ रहे हैं, क्या त्योहारों पर प्रोडक्ट वाकई सस्ते होते हैं या दाम बढ़ाकर कीमत कम करने का धोखा दिया जाता है? सर, ये तो मैं खुद बचपन से सुनती आ रही हूँ, घर वाले ऐसे बोलते हैं कि अरे कोई सेल वेल नहीं है, पहले प्राइस टैग पे ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, उसके बाद कहते हैं 50% ऑफ है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखो कैसा है, अगर आप कोई चीजों को बल्क में लेते हो, मान के चलिए आप 2 या 3 या 4 क्वांटिटी में लेते हो, तो शायद से वहां पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आपको पता होता है अगर आप ऑफलाइन स्टोर में गए हो, आप कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पूछेंगे कोई भी एक चीज की, और वही चीज अगर आप 2 या 3 या 4 या 5 खरीदोगे, राइट, तो शायद से आपको डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि वहां पे आप कंपेयर कर रहे हो
देखिए, कंपैरिजन ऑफ प्राइस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप अगर ऑनलाइन खरीद रहे हो तो भी आप कंपेयर करिए, 2-3 स्टोर्स पे जाइए, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइए और फिर कंपेयर करिए और फिर फाइनल डिसीजन लिए। और सेम चीज ऑफलाइन में भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले रहे हो तो 2-3 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस स्टोर्स पे जाइए, कंपेयर करिए और फिर डिसीजन लीजिए। और अगर रही बात डिस्काउंट की, हाँ, अगर आप बल्क क्वांटिटी में ले रहे हो, ज्यादा नंबर्स में ले रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है। तो जैसे कि सर ने बोला कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखिए, चाहे आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्री में आपको कोई कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, पैसा आप ही का जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन पर आइए। सर, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न और रिप्लेसमेंट की जो फैसिलिटी है थोड़ी सी आसान होती है, वो ये हमने देखा है। प्रोडक्ट मंगाया, पसंद नहीं आया, या फिर सपोज कोई आउटफिट मंगाया है, फिट नहीं बैठा है, आप रिटर्न कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सर, क्या ये जो फैसिलिटी है ऑफलाइन स्टोर में ग्राहकों को उतनी आसानी से मिल पाती है? देखिए, बहुत बार बहुत सारे स्टोर्स देते भी हैं आपको, एक्सचेंज करके शायद से ना दे, बट हाँ, सॉरी, रिटर्न शायद से ना करके दे, यानी आपको पैसा रिटर्न नहीं दे देगा। आपको एक्सचेंज का शायद से फैसिलिटी मिल सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आप कपड़े खरीदने गए तो साइज में आपको एक्सचेंज करवाना है तो वो ऑप्शन मिल सकता है ऑफलाइन स्टोर में। शायद से वो रिफंड ना दे, पर एक्सचेंज का पॉसिबिलिटी है। ऑनलाइन स्टोर में एक्सचेंज की भी पॉसिबिलिटी है और रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोनों में आप ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर आप जाओगे तो शायद से आपको तभी के तब भी या तो सेम डे को आपको एक्सचेंज करके मिल सकता है, रिटर्न करके मिल सकता है। ऑनलाइन में वही चीज आपको 3 से 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं। तो ऑनलाइन में ज्यादा वक्त लग सकता है, ऑफलाइन में जल्दी हो सकता है। ऑनलाइन वाले आपको एक्सचेंज भी करके दे सकते हैं और रिटर्न भी करके दे सकते हैं। वही चीज ऑफलाइन में एक्सचेंज शायद से वो करके दे, बट रिटर्न शायद से ना करके दे। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, वो आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर, समझकर और फिर ही आगे बढ़ना है। ठीक है सर। इसके अलावा सर, एक बड़ी चीज़ अभी ट्रेंड में थी, वो ये कि आईफोन 17 जैसे ही लॉन्च हुआ, आईफोन 16 खास करके 16 प्रो के जो हैं प्राइस कंपनी ने बड़े भारी दाम से गिरा दिए। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ख़रीदारी कर भी रहे थे। हालांकि 70,000 या 80,000 पर ही फ़ोन का प्राइस आया था, जो कि बहुत कम अमाउंट भी नहीं है। इससे पहले फ़ोन 1-1.5 लाख के करीब था। सर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स दिग्गज हैं, त्योहारों पर ये भी फ्लैश सेल निकालते हैं। सर, क्या ये सच में बड़ी बचत का मौका है या सिर्फ लालच पैदा करने की एक स्ट्रैटेजी है? जैसे कि मैंने आईफोन को एग्जाम्पल दिया, 1-1.5 लाख भी सर बड़ा अमाउंट है, मेरे हिसाब से 70-80 लाख भी सर उतना छोटा अमाउंट तो नहीं है कि आप खरीद लें। लेकिन हाँ, ये सुन के आपने कि प्राइस काफ़ी गिर गया है, 40-50 हज़ार रुपये कम हो गए, तो आप फिर आप खरीद लेते हैं ना चाहते हुए भी। अगर ज़रूरत नहीं है तब भी खरीद लेते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो बैंक के साथ टाई अप करके, क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स देते हैं उनके साथ टाई अप करके कुछ ना कुछ ऑफर्स, कुछ ना कुछ डिस्काउंट डेफिनेटली मिलता है। पर वही बात है दिव्या, के वो प्रोडक्ट की आपको सही में कितनी जरूरत है। मैं मेरे क्लाइंट को यही बता रहा था कुछ दिनों पहले, और ये आईफोन के वक्त की ही बात है। मैंने उनको यही कहा कि आपको आईफोन लेना है, डेफिनेटली आपको आईफोन लेना है, वो आपने तय किया हुआ है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली नया प्रोडक्ट होता है, नए फीचर्स के साथ आता है, बट उसके जो पुराना वाला एक प्रोडक्ट होता है जो पिछले साल मान के चलो आया है, राइट। अभी आप क्लियर हो कि आपको आईफोन लेना है, ठीक है। और अगर आप संतुष्ट हो कि नहीं, मैं आईफोन 16 लेके भी संतुष्ट हो सकता हूं, और मुझे पता है आईफोन 17 आने वाला है। अगर आईफोन 17 आने वाला है तो आईफोन 16 की प्राइस कम होने वाली है, वो भी सही है। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा ही होता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, नया सीरीज लॉन्च होने वाला है, तो जो पुराना सीरीज होता है उसके प्राइस में कटौती आती है। तो अगर वो चीज का मैं फायदा क्यों ना लूं। तो प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कोई नया मॉडल आने वाला है, नई सीरीज आने वाली है, और वो ना लेकर मैं जो उसकी पुरानी वाली जो सीरीज है वो लेकर मैं संतुष्ट अगर हो सकता हूं, और मैं ओवरऑल प्लानिंग और बजटिंग अच्छे से कर सकता हूं, तो मुझे लगता है ये फ्लैश सेल जो होता है या नए प्रोडक्ट के जो डिस्काउंट्स होते हैं उसकी जो लुभावनपन है, वो उससे ना सोचकर जो सही तरीके से करना चाहिए वो सोचकर लेना चाहिए। ठीक है सर, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट राय थी। सर के पास चलेंगे, फिर से सवाल जवाब करेंगे इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन उससे पहले हर्ष के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं ई कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न्स के बारे में। हर्ष।
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप ऑनलाइन यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग करने के बाद आपको इस तरह के पॉपअप देखने को मिले हो कि आपके पास समय बहुत कम है, भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर जो है वो तुरंत करें, और ऐसे में आपने जब इसमें ऑर्डर बुक किया हो तो जो प्राइस उस समय शो कर रहा था उससे ज़्यादा आपने पे कर दिया हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप साफ तौर पे यहाँ पर जो है आप हम लोग दिखाएं तो डार्क पैटर्न का आप शिकार हो सकते हैं या फिर हुए हों, तो इसमें कौन कौन सी बारीकियाँ हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर डार्क पैटर्न के शिकार हो सकते हैं, हर एक चीज़ का हम लोग बारीकी से यहाँ पे विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए फॉल्स अर्जेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऑफर जल्द समाप्त होने की इस तरह की चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स होते हैं, डार्क पैटर्न साफ तौर पे दर्शाता है। स्टॉक सीमित है, बार बार बोला जाता है कि भाई स्टॉक बहुत लिमिटेड है, आप जल्दी कीजिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये फॉल्स होता है, पूरे तरीके से गलत होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे बास्केट स्नीकिंग आता है, यहाँ पे चेकआउट के समय बिना पूछे आप दूसरे आइटम्स जैसे आपके सामने शो कर दिए जाते हैं, और वारंटी या फिर डोनेशन जैसे आपके कार्ट में जोड़ दिया जाता है। दूसरी जो चीज़ें होती है ना वो आपके कार्ड में ऐड ऑन की जाती हैं, और इसका साफ तौर पर जो होता है एक नेगेटिव स्थिति के तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन है वो साफ तौर पे इसको मना करते हैं। उसके बाद आता है फोर्स एक्शन की बात करते हैं, यूजर्स को किसी भी दूसरी चीज़ करने के लिए बाध्य करना, जैसे पहले सब्सक्राइब करो फिर खरीदो, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन इस तरीके दिखते होंगे कि भाई आप बड़े ल्यूक्रेटिव आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखते होंगे, और उसमें आपको लगता होगा कि भाई चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहा जाता है साफ तौर पे आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इसको आप चेकआउट कर पाएंगे। तो ये एक और बड़ा कंसर्न होता है जो कि यहाँ पर साफ तौर पे दिखता है। अब इसके बाद आप देखिए सब्सक्रिप्शन ट्रैप जो है, किस तरीके से ट्रैप होता है यहाँ पे चीज़ें, सब्सक्रिप्शन को रद्द करना मुश्किल बनाना, और साथ ही यूजर्स को लंबे समय के लिए यहाँ पे बांध लेना होता है। किस तरीके से आप देखिए बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप करना चाहें कि भाई आप निकलना चाहें चीज़ों से, तो इतना आसानी हो नहीं पाता, एग्जिट नहीं कर पाते इतनी आसानी से। इसके अलावा इंटरफेरेंस की बात होती है यहाँ पे, डिज़ाइन के ज़रिए आप ये समझिए कि सूचना छिपाना, यूज़र्स को गुमराह करना, जैसे कैंसिल बटन को छोटा करना भी होता है। अब जैसे हम लोग लगातार देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन होता है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब कैंसिलेशन के जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा आपको इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फोर्सफुली आपको यहाँ पे फोर्स किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बैट एंड स्विच की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑफर को दिखाना लेकिन दूसरे या फिर महंगे विकल्प को भी दिखाना होता है। उदाहरण के लिए जैसे फ्री गिफ्ट कहकर बाद में आपको गिफ्ट की शर्तें जो होती है वो बताई जाती है। यहाँ पर जैसे होता है 1 गेट 1 बाय 1 की इस तरह की चीज़ें, तो वो रियल में यहाँ पे इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। आपको दिखाया, एक ऑप्शन दिखाया आपको, लेकिन उसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उसके अंदर और चीज़ें भी ऐड ऑन कर दी जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा ड्रिप प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में कम कीमत दिखाते हैं और फिर बाद में शुल्क, टैक्स, पैकेजिंग आदि सब जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस जो होता है बताया गया भाई इतना प्राइस है, और लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अब और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी जाती है। किस तरीके से कर दी जाती है, जैसे कि आप इसमें जोड़ दीजिए, टैक्स जोड़ दीजिए, उसके अलावा पैकेजिंग के प्राइसेस, दूसरी सर्विसेज के प्राइसेस, तो इसमें तमाम चीज़ें जोड़ के एक अच्छा खासा प्राइस जो है वो इकट्ठा हो जाता है। मिसलीडिंग विजुअल, साफ तौर पे देखिए आपको हम लोग लगातार बताते भी आए हैं, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है कि भाई मिसलीडिंग आप जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो स्थिति साफ तौर पे देखने को मिलती है। विज्ञापन को इस तरीके से छिपाया जाता है कि जो पढ़ने वाला ना पढ़ पाए, यूजर्स जो होते हैं गलती से उस पर क्लिक कर दें। अब उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसको क्लिक करेंगे, क्योंकि वो इतना इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि आपको लगता है यार ये तो बहुत बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है, ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको सामने एक बड़ी सच्चाई खुल जाती है। इसके अलावा रिपीटेड प्रॉम्प्ट्स, बार बार पॉपअप होता है, बार बार आप कुछ भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आजकल एआई का ज़माना है, आपको अपने आप डाटा जो होता है वो पढ़ लेता है तमाम तरह की चीज़ों को लेकर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे बार बार पॉपअप और उसी चीज़ को लेकर आएगा, और साफ तौर पे जो ऑफर होता है वो दिखाता है, एक तरीके से मानसिक दबाव बनाता है, और उसका असर आपको साफ तौर पे देखने को मिलता है। तो ये जो है प्रमुख साफ तौर पे मैं आपको बताया था कि डार्क पैटर्न को लेकर जो कंपनियां हैं इस तरह की चीज़ें करती है, जिसका नुकसान, खामियाजा जो है एक आम इंसान, एक कस्टमर को झेलना पड़ता है। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और देखा आपने किस तरीके से जो है ई कॉमर्स कंपनियों के कितने डार्क पैटर्न्स होते हैं जिन पर आपको नज़र रखकर चलना है, ध्यान देकर चलना है। अब वापस से सर के पास लौटते हैं। सर, त्योहारों में अक्सर लोग जो है अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं, जिस पर हमारी चर्चा हो ही रही है, जो आप भी बार बार कह रहे हैं कि पहले ज़रूरत की चीज़ लें, ये चीज़ थोड़ी सी एनालिसिस करें कि आपको वाकई में किसी प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, उसके बाद ही खरीदारी करें। सर, कैसे तय करना चाहिए किसी भी कस्टमर को कि कौन सी खरीदारी उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ वो ऑफर देखकर कर रहा है? देखिए, पहले तो आप डेफिनेटली कुछ एक बजट रखोगे। मान के चलिए मैंने
50,000 का बजट रखा है, तो 50,000 में जो मेरी आवश्यक चीज की जो चीजें हैं, क्या वो मैं 20,000, 30,000, 40,000 तक सीमित रखकर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और फिर जो पैसा बचेगा उसको मैं जो मुझे चीजें नहीं लेनी थी या तो जो मैंने प्लान नहीं की थी उसके लिए रख सकता हूं। यानी जो मुझे लेना है उसका एक बजट बनाना चाहिए, और जो नहीं लेना है उसके लिए भी मुझे एक कंटीजेंसी रखनी चाहिए कि हाँ, अगर मेरा पैसा यहां से बच गया या मैंने जो बजट सोचा था वो बजट में मुझे जो आवश्यक चीजें थी वो आ गई है, फिर मैं अनावश्यक चीजों के ऊपर जाऊंगा, अनवांटेड चीजों के ऊपर जाऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि कितना है क्या है। अभी जो मुझे चीजें लेनी है उसमें मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितनी मेरी बचत हो रही है, वो चीजों को भी मैं सोच सकता हूं। और वो चीजों से जो बचत होती है वो मैं अनवांटेड चीजों जो मुझे नहीं लेनी थी, जो मैंने प्लान नहीं की थी, उसके ऊपर कर सकता हूं। तो लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी वांटेड चीजें जो मुझे लेनी है उसकी, अनवांटेड चीजें मैं सोच सकता हूं, अगर पैसा बचता है तो सोच सकता हूं लेने के लिए, वो भी एक अलग से लिस्ट बना के रखनी है। और ऑफर, डिस्काउंट्स जो भी है वो उसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। 2-3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर, ऑफलाइन स्टोर से खरीदना है तो 2-3 ऑफलाइन स्टोर पर जाकर, सभी जगह पर जाकर कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ही चीजों को लेना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप पहले तो अपना बजट तैयार करिए, उसके बाद जो भी आपने खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं उसमें से भी एक डिवीजन करिए, ज़रूरी आइटम के लिए कितना खर्चा है, इसके अलावा अगर पैसे बचते हैं तो फिर किस तरीके से आप अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और है, छोटे शहरों और कस्बों के जो कस्टमर्स हैं वो आज भी ऑफलाइन स्टोर पर जाना ज़्यादा भरोसेमंद समझते हैं। कभी हम भी विजिट करते हैं, अपने गाँव जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ भी सामान लाना है, अब शहर में तो हम लोग ब्लिंकिट कर लिया, ऑनलाइन मंगा लिया, तुरंत आ जाता है 10 मिनट में। सर, लेकिन गांव में अभी भी लोग घर से निकलते हैं, दुकान जाते हैं, चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, तभी भरोसेमंद उसे भरोसा उस पर कायम करते हैं। सर, अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग वहाँ भी बढ़ गई है क्या? आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो ऑनलाइन को अडेप्ट कर रहे हैं? देखिए दिव्या, डेफिनेटली जो डिजिटाइजेशन जिस लेवल पे बढ़ा है, मोबाइल लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो कंफर्ट और कन्वीनियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव में भी ये चलन बढ़ने लगा है कि जहां पे वो लोग ऑनलाइन से सारी चीजें हैं। बट मुझे लगता है एज फार एज गांव और शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो गांव में अभी भी जो चीजें हैं वो लिमिटेड चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं। पर जहां पे चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है, परखने की जरूरत पड़ती है, फील लेने की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी अभी भी वो ऑफलाइन स्टोर का ही रुख अपनाते हैं और जाते हैं। क्योंकि देखिए, भरोसा अभी भी ऑफलाइन स्टोर पे ज्यादा रहता है। हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारी जो रियल में जो कंसर्न है वो बाहर निकल कर आ सकती है, और फिर मैं चीजों के ऊपर जा सकता हूँ। कुछ चीजें डेफिनेटली ऑनलाइन हो चुकी है जो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको कंफर्ट मिलता है, कन्वीनियंसी मिलती है, और ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से आप ये चीजों को भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है सर। सर, साथ ही ऑफलाइन स्टोर में कई बार हम ये भी देखते हैं कि फ्री गिफ्ट का ऑफर है, जैसे एसी के साथ फ्री माइक्रोवेव दे दिया, फ्री हेयर ड्रायर दे दिया। सर, क्या कस्टमर को ऐसे ऑफर में फ्री भी देखना चाहिए या फिर प्रोडक्ट की जो है असली कीमत देखे एक बार? क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। देखिए, मैं तो ये भी मानता हूं दिव्या के फ्री गिफ्ट कभी फ्री नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो मेन प्राइस रहती है उसमें उसकी प्राइस भी जुड़ी हुई रहती है, शायद से कम हो सकती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बट प्राइस तो डेफिनेटली रहती है। और ये भी मैंने देखा है दिव्या लोगों को कि फ्री वाला गिफ्ट को देखकर लोग जो मेन चीज है वो लेने लगे। ये भी एक गलत चीज होती है। लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी फ्री होती नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी प्राइस आपको पे करनी ही होती है। भले आप कम प्राइस करो, पर प्राइस तो कम करनी ही होती है, पड़ती ही है, और देनी ही पड़ती है। पर जो चीज आप लेना चाहते हो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्री वाली चीज इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजों को देखकर समझकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, कुछ एक सवाल और ले लेते हैं, दर्शकों के सवाल भी, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। अजय मोरे का सवाल लेते हैं, नागपुर से पूछ रहे हैं, ऑनलाइन सेल में अक्सर प्रोडक्ट की जो है एक्चुअल कीमत डिस्प्ले कीमत से ज्यादा होती है, इससे कैसे बचना चाहिए सर? देखिए, ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे प्राइस ट्रैकर एप्स आ चुके हैं जहां पे आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले ही देख रहा था कि Amazon, फ्लिपकार्ट
यानी जो ऑनलाइन स्टोर्स है ना, उसके भी कंपैरेटिव एनालिसिस वाले एप्स आ चुके हैं। हाँ, वो आपको एक बार देखना है कि कितना सिक्योर्ड है ऐप और कितना अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। क्योंकि आज के वर्ल्ड में तो बहुत सारे ऐसे फेक एप्स आ जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से ट्रैप भी कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा वो ऐप की ऑथेंटिसिटी देख लीजिए और फिर ही आप उसको कंपेयर करिए ऐसे सारे एप्स में। बट हाँ, जो आपका सवाल था, कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, डिस्प्ले और वास्तविक जो प्राइस आ रही है उसमें फर्क हो सकता है, वो समझ लीजिए। और वो जो ट्रैकिंग ऐप है उसका फायदा उठाकर आप ये चीज को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रवि वर्मा का सवाल लेते हैं, मेरठ से पूछ रहे हैं। इनका सवाल भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ऑनलाइन टीवी खरीदने की बजाय ब्रांड के स्टोर से टीवी खरीदने में बेहतर सर्विस मिलती है क्या? सर, ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये सवाल हो सकता है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सर्विस के मामले में क्या बेहतर है, या फिर आफ्टर परचेज कुछ भी अगर कंसर्न है कस्टमर को। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है दिव्या, और खास करके हाल ही के वर्षों में जहां पे ऑनलाइन का चरण काफी बढ़ चुका है, उसमें ऑफलाइन स्टोर्स भी काफी अच्छी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। और सबसे बेस्ट क्या है पार्ट कि आप ऑफलाइन किसी के पास जाकर, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाकर बात करके, समझ करके फिर वो चीजों को ले सकते हैं। और साथ साथ में ये जो ऑनलाइन का चलन इतना बढ़ चुका है, इसके लिए कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई ऑफर देनी पड़ती है, डिस्काउंट देना पड़ता है, और कोई ना कोई चीजें ऐसी देनी पड़ती है जिनके वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा का फुटफॉल उनके स्टोर्स में हो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सर्विस के मामले में देख लीजिए, प्राइस के मामले में देख लीजिए, कंफर्ट के मामले में देख लीजिए, और ओवरऑल डिस्कशन बेस्ड जो आपकी जो परचेसिंग होगी उसको भी अगर आप देखें और सोचे, तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन स्टोर में बहुत सारे सुविधाएं, ऑफर्स, सर्विसेज मिल सकती है। ठीक है सर। सर, हमारी तमाम चर्चा हुई, मुझे लगता है जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड कंसर्न्स है वो अब जो है हमारे व्यूअर्स को समझ आए होंगे, क्योंकि जाहिर से बात है वो लोग भी खरीदारी कर रहे हैं। त्योहारी सीज़न चल रहा है, आगे जाके शादियों का सीज़न भी आने वाला है, तो खरीदारी तो लगी ही रहेगी। तो इस तरीके से आप जो है स्मार्ट कस्टमर बन सकते हैं ताकि फ़ायदा आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपनी का फिर भी कम हो जाए तो चल जाएगा। सर, एक पूरी चर्चा पर एक मुझे आपका फाइनल टेक चाहिए सर। आखिर त्योहारों के समय ग्राहकों को सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए? ऑफर देखकर खरीदें या फिर अपने बजट और असली जरूरत को प्राथमिकता दें? देखिए दिव्या, अगर बैलेंस भी बनाना है इन दोनों चीजों का, तो किस तरीके से बनाएं? हाँ, बराबर है दिव्या। देखिए दिव्या, कैसा है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। किसी एक को ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं यही चीज होनी चाहिए या यही चीज करनी चाहिए, पर हाँ, सोचकर समझकर फिर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार शॉपिंग के मामले में हम स्पेंडिंग कर लेते हैं और स्पेंडिंग करने के साथ ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं। तो ये ओवर स्पेंडिंग को एलिमिनेट करना है, सोचना है, देखना है, समझना है और फिर ही चीजों को लेना है, और कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी है, वो चीजों को प्रायोरिटी देकर, बजट बनाकर, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ हमको ऐसे फेस्टिवल के दिनों में बाइंग करनी चाहिए, परचेसिंग करनी चाहिए और चीजों को लेना चाहिए। चलिए, ठीक है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े। पासबुक द सेविंग शो में जो है आपने वाकई में सेविंग के क्या तरीके हैं, स्मार्ट कंज्यूमर बनने के क्या तरीके हैं, वो दर्शकों को समझाया। उम्मीद है सर आप आगे के शोज में और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया दिव्या। चलिए, तो आज के पासबुक द सेविंग शो में हमने त्योहारों की रौनक के बीच शॉपिंग के बदलती ट्रेंड्स पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की। बाजार में ऑफर्स की भरमार है, लेकिन असली सवाल यही है कि स्मार्ट शॉपर वही कहलाएगा जो सिर्फ ऑफर देकर खरीदारी ना करे, बल्कि अपनी ज़रूरत, बजट और असली बचत पर फोकस करे। इस त्योहारी सीजन में आपका हर खर्च आपकी खुशी को बढ़ाए, लेकिन जेब पर बोझ ना बने, यही समझदारी है। तो याद रखिए, ऑफर बदलते रहते हैं, लेकिन सही प्लानिंग से की गई बचत हमेशा आपके काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और किस मुद्दे पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।